हेलो लर्नर्स एंड पीपल टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आर्क स्टडी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ईवीएस सब्जेक्ट की क्लास फोर्थ की थ्योरी के बारे में और उसके बाद में हमने किए थे उसके रिवीजन क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास फिफ्थ की थ्योरी के बारे में और जो आगे वीडियो आएगी उसमें हम लोग करेंगे रिविजन क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगली वीडियो में, जो भी रिवीजन क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में थ्योरी के बारे में। तो आज हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं और थ्योरी पे आ जाते हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं पार्ट 27 जो कि आपका फोर्थ क्लास का था, जो हमने ये पूरा कवर कर लिया यहाँ तक। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास फिफ्थ के बारे में जो है आपका पार्ट 1। देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। सड़क पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो ये सारे जानवरों की बात की गई है कि इसमें कौन सा जानवर अपने साथी को या अपने दूसरे जानवरों को किस तरीके से पहचान पाता है। तो चींटियां किस तरीके से पहचानती हैं? जो आगे वाली चींटी होती है वो कुछ ऐसी गंध छोड़ती हुई चलती है जिसको जो पीछे वाली चींटी है वो सूंघ लेती है और उसको जो है वो जो पीछे वाली चींटी है उसको रास्ता मिलकर चला जाता है। तो ये बात हुई चींटियों की। उसके बाद कुछ नर कीड़े मकोड़े होते हैं, वो अपनी कैसे पहचानते हैं? अपने मादा कीड़े की गंध को गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। मच्छर किस तरीके से पहचान करते हैं मानव शरीर की? तो वो हमारे शरीर की गंध, खास करके जो पैरों के तलवे होते हैं उसकी और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। रेशम का कीड़ा क्या करता है? अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। सड़क पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता किस तरीके से पहचानता है दूसरे कुत्ते को या फिर किसी दूसरे कुत्ते के इलाके को किस तरीके से पहचानता है? तो वो कुत्ते के मलमूत्र की गंध से ही जान लेता है कि ये उसका इलाका है या फिर उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता घुस आया है। तो ये सारी बात हुई किस तरीके से जानवर जानते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं कि ज्यादातर पक्षियों की आंखें जो होती हैं वो उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें जो हैं एक ही चीज पर होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। तो ये बात हुई पक्षियों के बारे में कि जो उनकी आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं, वो अपनी गर्दन को घुमा के ही जो है वो आसपास की चीजें देख पाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जब पक्षी जो होती है फिर दोनों आंखें जो होती हैं वो एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है? उनको दूरी का एहसास होता है और जब अलग अलग चीज पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। ये दो चीजें हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीजें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती हैं वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। यानी हमसे जो उनकी देखने की क्षमता होती है वो 4 गुनी ज्यादा होती है चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षियों की। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है और ये वाला क्वेश्चन पहले आ भी चुका है सी टेट में। तो आप देख सकते हैं इसको कि दिन में जो जागने वाले जानवर हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर जो है वो हर चीज जो है वो सफेद और काली ही देखते हैं। ये दिन में जागने वाले हैं उनको हमारी तरह सारे रंग दिखाई नहीं देते हैं, कुछ ही रंग देख पाते हैं वो लोग। वो जो रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं उनको हर चीज कैसे दिखाई देती है? सफेद और काली ही दिखाई देती है उनको। आगे बढ़ते हैं। सांप के भारी कान नहीं होते हैं, जमीन पर कुछ हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। यानी वे जो आवाज जो और होती है उनको वह नहीं सुन पाता है, जो जमीन पर जो कंपन होगा वो केवल उसी को सुन पाता है। ये बात हुई सांप के बारे में। लंगूर पास आती मुसीबत, जैसे कि शेर और चीता या कोई जानवर शिकारी जानवर उसके पास में आ रहा है तो उसको देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को वो संदेश देता है। मछलियां जो है वो खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं? एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। सन 2004 में अंडमान की आदिवासी जनजाति जानवरों की चेतावनी के कारण सुनामी से बच गई थी। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बातचीत करती है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। आगे बढ़ते हैं। छिपकलियां सर्दियों के दिनों में लंबी गहरी नींद में चली जाती है। छिपकली क्या होती है, सर्दियों के दिनों में ये जो है लंबी गहरी नींद में चली जाती है। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं। स्लॉथ एक जानवर है जो कि भालू के जैसा दिखाई देता है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटककर मस्ती से सोते सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है ये वाला, जो कि स्लॉथ के बारे में दे रखा है। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। तो स्लॉथ क्या है, भालू के जैसे दिखते हैं। सबसे पहली बात ये हुई कि दिन के करीब कितने 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटक कर मस्ती से सोते रहते हैं। ये 17 घंटे सोते हैं 24 में से। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, मतलब कहीं और नहीं जाते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा के ये लोग ये जो है जानवर पलते रहते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। अपने पेड़ के पत्ते खा लिए फिर जाएंगे अगले पेड़ पर। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इस सप्ताह में एक बार ही सौंच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये बात हुई स्लॉथ के बारे में, जो कि भालू जैसा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। जानवरों के सोने का समय। अब स्लॉथ जो बताया था 17 घंटे, 17 से 18 घंटे मान लीजिए आप, इतना जो है 24 घंटे में से ये सोता है स्लॉथ। अजगर जो सोता है वो आपका 18 घंटे सोता है। छिपकली जो है वो सर्दियों की बात हो रही है, सर्दियों में केवल ये है 24 घंटे सोती है, गर्मियों की बात नहीं हो रही है इसमें। जिराफ जो है वो 2 घंटे सोता है। गाय जो है वो 4 घंटे सोती है और बिल्ली जो है वो 12 घंटे सोती है। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कौन सा जानवर कितने समय तक सोता है। आगे बढ़ते हैं, बाघ के बारे में पढ़ते हैं। बाघ जो है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो चील, बाज और गिद्ध ऐसे जो पक्षी थे वो तो आपके देख सकते हैं 4 गुना हमसे, और जो बाघ है वो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है और उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। जैसा कि हमने कुत्ते के बारे में पढ़ा था, वो भी इस तरीके से अपना इलाका डिसाइड करते हैं मलमूत्र करके, उसी तरीके से बाघ भी अपने जो है वो इलाके में मूत्र करके जो है वो गंध छोड़ देते हैं। ये इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। ये पूरी बात हुई बाघ के बारे में। अब एक कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। गैंडों को सींग, हाथी को दांत और शेर, मगरमच्छ, सांप को उसकी खाल के लिए मारा जाता है। उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आपका राजस्थान में जो है वो घाना पक्षी विहार, जो कि आपके भरतपुर जिले में है। जंगलों में जानवरों की संख्या कम होने के क्या कारण है? तो जंगलों में जानवरों की संख्या कम होने का कारण सबसे पहला पोचिंग है, दूसरा है जंगलों का विनाश, तीसरा है आपका आवास बनाने के लिए जो जंगलों की कटाई होती चली जा रही है, और आपका लास्ट है जंगलों में आग लगना। तो इस तरीके के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये इसमें जो है मुख्य कारण है जंगलों के में जानवरों की संख्या कम होने की। जब आप आवास बनाने के लिए जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो फिर जानवर उन जंगलों में किस तरीके कैसे आएंगे? आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2, ये पूरा हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया, जिसमें टोटली जानवरों के बारे में दे रखा था, जानवरों पक्षियों के बारे में। अब आ गया आपका पार्ट 2। बीन बजाने वाले लोगों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच भी होता है। कालबेलिया क्या है, एक नाच का प्रकार भी है। नाग गुम्फन क्या है? ऐसे डिजाइन है ये रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, जिसमें क्वेश्चन आ भी जाता है कि नाग गुम्फन कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, इस तरह के डिजाइन जो है वो कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तो आपके सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कांवड़ जैसी पिटारी कंधे पर लटकाते हैं। जो कंधे पर लटकाने वाली पिटारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कांवड़ बोलते हैं। सांप में डसने वाले दांत व जहर की नली होती है। देख सकते हैं आप। बीन पार्टी के बाजी, जो एक उसमें एक चैप्टर है जिसमें बीन पार्टी के बारे में दे रखा है। तो उसमें बीन पार्टी में कौन कौन से बाजे होते हैं? तो उसमें होता है आपका बीन होती है, तुम्बा होता है, खंजरी होता है और ढोल होता है। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे जो हैं वो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं।
ढोल को छोड़कर आपका बीन, तुम्बा, खंजरी जो है वो आपके सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। भारत में 4 तरह की जहरीले सांप पाए जाते हैं। जितनी भी प्रजाति हैं भारत में, उनमें से केवल जो 4 प्रकार के जो प्रजाति हैं वो ही जहरीली हैं और वो भारत में पाई जाती हैं। वो पहली है आपकी नाग, दूसरी दोबोइया, तीसरी करैत और चौथी अफाई। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3, कहानी खिड़की वाले पेट की, राजेश उत्साही, चकमक, अगस्त 1985। तो ये एक कहानी है, कविता है एक तरह की। तो ये कहानी खिड़की वाले पेट की, ये लिखी है राजेश उत्साही, चकमक, अगस्त 1985 में। आगे बढ़ते हैं कहानी पेट में झांका जाना भेद, ये कहानी तो ये अनीता रामपाल, चकमक, अगस्त 1985 में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप ये देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं कि पेट के अंदर का तापमान जो होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पेट के अंदर का तापमान कितना होता है हमारा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब बात करते हैं कि कौन सी जो चीज है खाने वाली, वो पचने में उसे कितना समय लगता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये खाने वाली चीज यहाँ पे दे रखी है और ये पचने में लगा समय, ये आपका पेट में और एक गिलास के पाचक रस में, यानी जो पेट से कुछ एंजाइम निकाल के उन्हें गिलास में इकट्ठा किया गया और फिर उनमें चीजों को डुबोया गया और फिर देखा गया कि ये कितनी देर में पच जाती है। और एक साइंटिस्टों ने चेक किया कि जो पेट है हमारा उसमें कितना टाइम लगता है पचने में। तो दोनों चीजों में देखा गया, एक तो पेट से निकाल के जो पाचक रस हैं जो हमारे पेट में बनते हैं उनको निकाला गया, एक पेट से निकाल कर उनको गिलास में इकट्ठा किया गया और फिर उनमें जो है वो चीजों को डाला गया। और एक हमारा देखा गया कि पेट में कितना टाइम लगता है पचने में। तो ये दोनों कैटेगरी है इसमें। तो देखते हैं सबसे पहले कच्चा दूध जो है 2 घंटे 15 मिनट में और गिलास के पाचक रस में लगता है 4 घंटे 45 मिनट। उबला दूध 2 घंटे, गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह उबला हुआ अंडा पचने में लगा समय पेट में जो है वो आपका 3 घंटे 30 मिनट और वैसे गिलास के पाचक रस में 8 घंटे लगते हैं। कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे में और गिलास के पाचक रस में 6 घंटे 30 मिनट में। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में और आपके गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट में। कच्चा अंडा आपका 1 घंटे 30 मिनट में और आपके गिलास के पाचक रस में 4 घंटे में। ये आप पूरी टेबल देख सकते हैं और इसको आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कालाहांडी जो है वो ओडिशा, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ पर। कालाहांडी जो कि आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है आपका कालाहांडी, यहाँ पे आपका चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आगे आता है पार्ट 4 आपका, चीजों को खराब होने से बचाने के घरेलू उपाय क्या हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से एक आ जाता है कि आप इन सब चीजों को किस तरीके से खराब होने से बचा सकते हैं। तो सबसे दूध को किस तरीके से बचा सकते हैं, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। दूध को क्या करते हैं, कटोरे में डालकर उसको पानी के बर्तन में रख देते हैं। पके हुए चावल गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। हरे धनिया को क्या करते हैं, उबाल लेते हैं उसको हम। प्याज लहसुन को किस तरीके से बचाते हैं, खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। आत्रपुरम गांव आपका आंध्र प्रदेश में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हैं आप। मामिंदी तांड्रा आंध्र प्रदेश में इसको हम बोलते हैं मामिडी तांड्रा, आम पापड़ को। तो आम पापड़ हम नॉर्मली बोलते हैं, उसको आंध्र प्रदेश की भाषा में बोला जाता है मामिडी तांड्रा। आगे बढ़ते हैं, मामिडी तांड्रा बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उसमें पड़ती है एक चटाई की, कैजुलिना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी हुई रस्सी, गुड़ और चीनी, जो कि ये आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है और जिसे मामिडी तांड्रा बोलते हैं, उसमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। पुणे से कोलकाता तक जाने में, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि आपका दिल्ली से मुंबई जाने में कितना टाइम लगता है, नहीं सॉरी दिल्ली से मुंबई नहीं, आपका कोच्चि से आपका चेन्नई तक जाने में कितना समय लगता है। तो आपका कोच्चि से चेन्नई में जाने में लगता है 12 घंटे। उसी तरीके से पुणे से और कोलकाता जाने में कितना समय लगता है, तो आपका लगता है 2 दिन। साबुत मसूर से पार्ट 5, साबुत मसूर से दाल बनती है पर उसे अंकुरित नहीं कर सकते हैं। नीपेथेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, नीपेथेंस ये एक पेड़ है। नीपेथेंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं मांसाहारी जो है वो पेड़ है, जिस कीड़ों को जो है वो अपने ओर आकर्षित करता है अपने गंध से और उन्हें खा जाता है। और ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, आपका उत्तर भारत के मेघालय में और आपका इंडोनेशिया में। देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय। बेलक्रो की खोज, आप जानते हैं बेलक्रो क्या होता है। तो बेलक्रो की खोज जो है वो आपकी करी थी जॉर्ज मेस्ट्रल ने, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं 1948 में। सोयाबीन की फलियां जो है वो पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर जो है बिखरने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं, मिर्ची जो है वो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। जो मिर्ची थी वो पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे, कहाँ से लेके आए थे भारत, दक्षिण अमेरिका से लेके आए थे। आलू मिर्ची चाय जी ये कविता है जो कि लिखी है राजेश उत्साही, चकमक, मई जून 2002 में। अब बात करते हैं कि कौन कहाँ से आया।
मतलब कौन सी सब्जी या कौन सा फल कहाँ से हमारे भारत में आया है। तो देखते हैं सबसे पहले कि मिर्ची, मूंगफली, आलू, अमरूद और टमाटर कहाँ से आया है। ये आपकी सारी चीजें आई हैं दक्षिण अमेरिका से भारत में आई हैं। ये भिंडी और कॉफी कहाँ से आई है, ये आपकी अफ्रीका से आई है भारत में। गोभी और मटर कहाँ से आई है, यूरोप से आई है आपकी भारत में। चाय तो आपकी भारत की है, असम राज्य की। सोयाबीन आपकी चीन की, सबसे पहले चीन से आई, उसके बाद अमेरिका से भारत में आई। बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सारी आपके भारत की ही हैं। यानी ये किसी भी देश से नहीं आई है, इनका उत्पादन भारत में ही स्टार्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 6, घरसी सर। जैसलमेर के राजा घरसी ने बनवाया। तो घरसी सर जो है वो जैसलमेर के राजा घरसी ने बनवाया, इसलिए इसका नाम घरसी सर पड़ा। अब घरसी सर क्या है, सर यानी तालाब, ये एक तरीके का क्या है आपका, एक तालाब है। घरसी सर जो है वो 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। घरसी सर क्या, 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, यानी इसमें एक के बाद एक 9 तालाब थे। इसके पूरे का नाम हमने रखा उन्होंने, राजा घरसी ने, घरसी सर। आगे बढ़ते हैं, अल ब्रूनी, जो कि उज्बेकिस्तान का था, जो भारत आने वाला यात्री था। ये अल ब्रूनी की डाक टिकट उसके जन्म के 1000 साल पूरे होने पर छपी थी 1973 में। यानी जब उसके जन्म के 1000 साल पूरे हो गए थे 1973 में, तो उसकी डाक टिकट छपी थी। 1986 में जोधपुर में सूखा पड़ा, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। तो जोधपुर में सूखा पड़ा था 1986 में, जो बावड़ी, जो एक तरीके से कह सकते हैं आप कुएं का ही रूप होता है, उसको हम बोलते हैं बावड़ी। एक बार फिर से याद किया गया। बावड़ी में क्या होता है, आपकी सीढ़ियां बनी होती है नीचे उतरने के लिए, उसको हम बावड़ी बोलते हैं। कुएं में कोई भी ऐसी नीचे उतरने की व्यवस्था नहीं होती है। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। तरुण भारत संघ संस्था तालाबों की मरम्मत और नए तालाब बनाते हैं। पार्ट 7, देखो चाचा इस सुई को। शिशिर शोभन अस्थाना, चकमक दिसंबर 1985 में। ये कविता है जो कि लिखी है आपकी शिशिर शोभन अस्थाना ने। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक, यानी 1 लीटर पानी में अगर आप लोगे 1 लीटर पानी उस समुद्र में से, तो आपको उसमें से 300 ग्राम तो नमक ही मिलेगा उसमें, यानी आपका 700 ग्राम तो पानी होगा और 300 ग्राम उसमें नमक होगा, इतना नमकीन है मृत सागर। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि आराम से लेटे हो। गांधी जी की दांडी यात्रा अहमदाबाद से दांडी समुद्र तक 1930 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से स्टार्ट करी थी, अहमदाबाद से लेकर दांडी तक करी थी, जो कि 1930 में उन्होंने स्टार्ट करी थी। पार्ट 8, मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है, मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है, जीवाणु के कारण। मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। अनीमिया रोग जो है हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी के कारण होता है। मलेरिया रोग जो है वो आपका मादा मच्छर एनाफिलिस के काटने से फैलता है, जीवाणु के कारण। और जो आपका अनीमिया रोग हो जाता है वो आपका हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी के कारण हो जाता है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन 12 से 16 के बीच होना चाहिए, यानी इसको अच्छा मानते हैं, 12 से लेकर 16 के बीच में अगर आपका हीमोग्लोबिन है तो उसको अच्छा माना जाता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। काई एक तरह के पौधे होते हैं। आप कहते हैं पानी में काई लग गई, तो काई भी जो है वो एक तरह के पौधे ही होते हैं। रोनाल्ड रॉस ये मलेरिया के खोजकर्ता थे। इनके पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी। इनकी रुचि कहानियां पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। एक मच्छर को अपना खून चुसाने में 1 आना मिलता था। उस समय जब ये मलेरिया की खोज कर रहे थे, तो ये अपने अस्पताल में मरीजों को बुलाते थे और उनसे खून चुसवाते थे, मच्छरों से खून चुसवाते थे उनका, और उसके बदले में उनको मिलता था 1 आना। इन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। तो इन्होंने कुछ अजीब प्रकार के जो मच्छर देखे, फिर उन्होंने उनके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया, रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 9, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ये आपका उत्तरकाशी में है। कुछ शब्द होते हैं, यानी कि जो पर्वतारोही होते हैं, तो उनके जो हैं वो उसमें कुछ शब्द यूज किए जाते हैं, जो कि हैं आपके पिटऑन, जिसको हम बोलते हैं खूंटे, स्लिंग
एक तरह का हुक होता है। रॉक क्लाइंबिंग बोलते हैं चट्टानों पर चढ़ना। विंड चीटर एक तरह की जैकेट होती है। रैपलिंग होती है चट्टान से उतरना। तो ये रॉक क्लाइंबिंग चट्टानों पर चढ़ना और रैपलिंग चट्टान से उतरना। टेकला गांव उत्तरकाशी में है। 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये टेकला गांव। पहाड़ी गीत बेडू पाको, बारामासा, काफल पाको, चेता मेरी छैला। तो ये एक क्या है, एक पहाड़ी गीत है जो कि उत्तरकाशी में आपका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। डायरी के ये पन्ने संगीता अरोड़ा के खुद के अपने अनुभव हैं। वे केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाती हैं और इस पुस्तक के निर्माण समिति की सदस्य हैं। तो एक चैप्टर है इन्हीं के ऊपर है। इन्होंने अपनी पूरी उसमें कहानी बताई है कि उन्होंने किस तरीके से नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। तो ये संगीता अरोड़ा है, उन्हीं के बारे में स्टोरी है और उसमें कुछ स्टोरी जो है वो बछेंद्री पाल के बारे में भी दे रखी है। तो आगे हम पढ़ेंगे बछेंद्री पाल के बारे में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं ये। गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली हैं ये। 12 साल की उम्र में खेल में ये 4000 मीटर की ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई थी ये। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी, जहां से ये संगीता अरोड़ा इन्होंने भी यहाँ से ली थी ट्रेनिंग और इन्होंने भी बछेंद्री पाल ने भी यहीं से ट्रेनिंग ली थी। और इन्हें गाइड किसने किया था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने। 1984 में इनको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था, बछेंद्री पाल को 1984 में। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसका नेपाली नाम सागर माथा है, उस पर कदम रखा इन्होंने। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। वह भारत की पहली और विश्व की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वे 18 सदस्य के दल में थे, जिनमें से 7 महिलाएं थी। तो जो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था दल 1984 में, उसमें आपके 18 सदस्य थे, जिसमें से 7 महिलाएं थी, उनमें से एक बछेंद्री पाल भी थी। 15 मई 1984 को 7300, ये किलोमीटर नहीं है, आपका मीटर है, 7300 मीटर ऊंचाई पर रात को 12:30 बजे हिमपात हुआ। यानी जब चढ़ रही थी ये चोटी पे, तो उस समय वहीं पर ही क्या हो गया, हिमपात हो गया। इनके काफी सारे जो साथी थे वो उसमें दब गए, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंत में ये 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर ये एवरेस्ट पर इन्होंने अपना फतेह हासिल करी। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 10। गोलकोंडा किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। 1518 से लेकर 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। तो सन 1200 की बात हो रही है, तो ये कैसा था, किला जो था मिट्टी का बना हुआ था और यहाँ पर दूसरे राजाओं का राज था। उसके बाद में 1518 से लेकर 1687 तक यहाँ पर कुतुबशाही सुल्तानों का शासन रहा यहाँ पर। और गोलकुंडा किले में कितने बुर्ज हैं? वो हैं आपके 87, 87 बुर्ज हैं यहाँ पर। नक्शे में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दिखाता है। एक नक्शा दे रखा है, वो आप किताब पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें मैप दे रखा है, उसमें आपका 1 सेंटीमीटर की दूरी पे 110 मीटर दिखाता है वो। तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ आई थी। यहाँ पे किले को जीतने के लिए औरंगजेब की सेना आई बंदूकों और तोपों के साथ में, लेकिन वो किले में नहीं घुस पाई थी अंदर। उसकी पूरी सेना जो है वो 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही थी। तोपें जो थी, जो औरंगजेब ने यूज करी थी, वो कांसे की बनी हुई थी। कांसा जो है वो किन 2 पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही है कि कांसा जो है वो किस धातु, 2 धातुओं से मिलकर बनता है। तो आपका कांसा जो है वो आपका तांबा और टिन, इन 2 धातुओं को मिलाकर कांसा, जैसे ब्रॉन्ज बोलते हैं, वो आपका बनाया जाता है। मल्लापुरम जिला जो है वो आपका केरल में है। लकड़ी की खड़ाऊ, चप्पल सब जानते हैं, लकड़ी की खड़ाऊ जब लकड़ी की होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, खड़ाऊ बोलते हैं चप्पल की जगह। पार्ट 11। हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय इसाक एसिमोव। लॉन्गमैन, तो ये लॉन्गमैन जो हैं वो इसके लेखक हैं इस किताब के। और इस किताब में बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। अब बात करते हैं सुनीता विलियम्स जी के बारे में। तो सुनीता विलियम्स जो हैं वो 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही। सुनीता विलियम्स ने 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। ध्यान देने वाली बात है, चांद पर कदम नहीं रखा था इन्होंने, बल्कि ये स्पेसशिप में गई थी, अंतरिक्ष में।
वहाँ पे करीब ये 6 महीने से भी ज़्यादा रही थी। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चाँद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति बने। उस समय जो सुनीता विलियम्स की उम्र थी मात्र 5 साल थी। बचपन में उन्हें खेलने-कूदने में रुचि थी, उन्हें तैराकी पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रहीं, वे गोताखोर डाइवर बनना चाहती थीं और बन गईं हेलीकॉप्टर पायलट। तो ये ड्राइवर बनना चाहती थी, उसके बाद ये बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। आसमान में कितने तारे अनवार इस्लाम चकमक दिसंबर 2003। ये आसमान में कितने तारे एक तरीके की ये कविता है, ये लिखी है अनवार इस्लाम चकमक दिसंबर 2003 में। टूटता तारा उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। जैसे हम कहते हैं टूटता हुआ तारा है, तारा टूटा है, लेकिन तारा नहीं टूटता है, वो आपका एक पत्थर का एक पिंड होता है जिसको हम उल्का पिंड बोलते हैं। वो पृथ्वी के जब वायुमंडल में आता है तो घर्षण के कारण जल जाता है और एक तरीके की हमें रोशनी दिखाई देती है, तो उसी को हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा। आगे बढ़ते हैं, पाठ 12। अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर जो है वो अडाजल की बावड़ी। ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं। तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस। केरोसिन मिट्टी का तेल भी। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियां आदि का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि 1976 में कितने घरों में जो है उपले लकड़ियों का, बिजली का और इन सब चीजों का जो भी आपकी मैं टेबल दे रखी है 1976 में कितने लोग यूज करते थे और 1996 में 1996 में अब कितने लोग यूज करने लगे हैं। किताब में लेटेस्ट डाटा नहीं दे रखा है, 1976 से लेकर 1996 का डाटा इसमें दे रखा है। तो देखते हैं, पहले 1976 में 100 में से 84 घरों में उपले का और लकड़ियों का प्रयोग होता था, जो कि 1996 में घटकर कितना रह गया, 100 में से 75 घर ही रह गया मात्र। जहाँ 84 घर यूज करते थे 100 में से, अब रह गए आपके 75 घर। आगे बढ़ते हैं, 100 में से एक घर में जहाँ बिजली का उपयोग होता था, तो 96 में आपका क्या हुआ, 100 में से 5 घरों में बिजली का उपयोग होने लगा। जहाँ 100 में से 10 घरों में एलपीजी का और केरोसिन का प्रयोग होता था, वहीं वो बढ़कर अब 18 घरों में प्रयोग होने लगा 1996 में। आगे बढ़ते हैं, 100 में से जहाँ 5 घरों में कोयले का प्रयोग होता था, वहीं घटकर 1996 में आपके 2 घरों में कोयले का प्रयोग होना शुरू हो गया। पार्ट 13, लोनर मोटरसाइकिल। लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है, 1400 किलोमीटर है। तो हमने यहाँ पे 3 बातें देखी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कोच्चि से चेन्नई जाने की दूरी कितनी है, 12 घंटे। फिर हमने देखा पुणे से कोलकाता जाने की दूरी कितनी, कितना टाइम लगता है, तो आपका लगता है उसमें 2 दिन। और फिर हमने देखा कि मुंबई से दिल्ली की दूरी यानी सड़क मार्ग की दूरी कितनी है, तो वो है आपकी 1400 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, ठंडा रेगिस्तान लेह। लेह को क्या बोला जाता है, ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है। लेह में स्वागत को बोलते हैं झूले। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। लद्दाख में अब घर किस प्रकार के होते हैं, पहले भी हम देख सकते हैं घर 3rd और 4th क्लास की जो बुक थी उनमें हमने देखा कि घरों के प्रकार कैसे होते थे। असम वगैरह में हमने देखा जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि लद्दाख में घर किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे 2 मंजिला पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाते हैं। उनके ऊपर मिट्टी और चूने से पुताई करते हैं। नीचे की मंजिल पर जानवर और सामान इकट्ठा करते हैं। नीचे की मंजिल पर वो जानवर रखते हैं और पत्थरों को काटकर 2 मंजिल के घर बनाए जाते हैं। सर्दी के दिनों में नीचे की मंजिल पर ही सोते हैं। अब जब सर्दियां होती हैं तो वो जानवरों के साथ ही नीचे की जो वो है आपकी मंजिल है उसी पर वो लोग सोते हैं साथ में ही। नीचे की मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल करते हैं। छतें समतल होती हैं, नहीं ढलवा नहीं होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती हैं, बिल्कुल कैसी होती हैं, समतल बनाई जाती हैं, जिसपे आप लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान, उपले आदि जो है वो सुखा सकते हैं। तो इस तरीके की छतों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उन्हें समतल बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेह लद्दाख की बात चल रही है। चांगथंग इलाका जो है वो लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर बना मैदानी इलाका है। चांगथंग क्या है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ एक मैदानी इलाका है, जिसको बोलते हैं चांगथंग, जो कि आपका लेह लद्दाख में है। अब यहाँ पर रहने वाली जो प्रजाति है उसको हम बोलते हैं चांगपा। तो चांगपा क्या होते हैं, घुमंतु लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते हैं। भेड़ बकरियों ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। वो इस तरह की बकरियां पालते हैं जिससे
दुनिया की जो मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा नरम होंगे। वे अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। तो ये जानवर जो है वो उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। भेड़ हो गए, बकरियां, घोड़े, याक, यही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आगे बढ़ना हो तो वे सिर्फ 2.5 घंटे में ही अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। ये चांगपा जो प्रजाति है उसके बारे में बात हो रही है। जहाँ ठहरना हो वहां ये कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं। ये अपने टेंटों को रेवो कहते हैं। ये अपने टेंटों को क्या बुलाते हैं? ये अपने टेंटों को रेवो बोलते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं। चांगथांग यानी ये लेह की बात हो रही है, लेह लद्दाख की बात हो रही है यहाँ पर ये। तो याक के बालों से पट्टियां तैयार करते हैं और चांगपा की भाषा में चांगथांग क्या का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो ये पूरा हो गया किसके बारे में? चांगपा प्रजाति के बारे में। और चांगथांग जो है वो एक मैदानी इलाका है जिसमें चांगपा जो है प्रजाति के लोग रहते हैं। अब पढ़ते हैं पश्मीना शॉल के बारे में। तो पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल भी नहीं। ये पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए इनके शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं। बकरी के 6 बाल जो है हमारे सिर के 1 बाल के बराबर होते हैं। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों के द्वारा नहीं बुना जा सकता है। इसकी बुनाई हाथों से खास बुनकरों के द्वारा की जाती है। एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? चांगपा लोगों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ा, जो कि जो बकरियां जो चांगपा लोग पालते हैं उन्हीं के जो सर्दियों में जो है वो उन बकरियों पे के जो शरीर पे छोटे छोटे जो है बाल उगाते हैं। तो उन्हीं से जो है वो पश्मीना शॉल तैयार की जाती है। मशीनों से नहीं बुनी जाती है, हाथ से बुनी जाती है और इसमें 250 घंटे का समय लगता है तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल बनकर तैयार होती है। अब बात करते हैं चांगपा का टेंट में। चांगपा जो है वो किस तरीके से अपना टेंट तैयार करते हैं। तो जो पट्टियां होती हैं वो 9 डंडियों के सहारे जमीन से बंधी होती हैं। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची जमीन पर टेंट लगाते हैं। टेंट खूब ऊंचा होता है। एक आदमी टेंट के अंदर सीधा खड़ा हो सकता है। तो क्या करते हैं वो जो पट्टियां होती हैं 9 डंडियों के सहारे वो है जमीन से जो है वो उनको बांध देते हैं। टेंट लगाने से पहले जमीन में क्या करते हैं 2 फुट गहरा गड्ढा कर देते हैं और फिर जो ऊपर की जो जमीन होती है, गड्ढे के अलावा जो ऊपर की जमीन होती है उस पर वो लोग टेंट लगाते हैं। टेंट खूब ऊंचा होता है। एक आदमी टेंट के अंदर सीधा खड़ा हो सकता है। रेवों के बीच में एक छेद होता है जिससे धुआं बाहर आ सके। इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल पुराना है। रेवों के पास ही भेड़ बकरियों को रखने की जगह होती है जिसे क्या बोलते हैं? लेखा बोलते हैं। अपने टेंट के पास में ही वो एक जगह होती है उनके अपने जानवरों को रखने के लिए, उसको वो बोलते हैं रेवो। सॉरी, उसको वो बोलते हैं लेखा। रेवो तो ये अपने टेंट को बोलते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं। ये काम औरतों और जवान लड़कियों का होता है। तो ये बात हो गई चांगपा प्रजाति के बारे में, किस तरीके से टेंट बनाते हैं वो अपना। और उनकी संपत्ति क्या है? मूल संपत्ति वो उनके जानवर हैं। उसके बाद हमने पश्मीना शॉल के बारे में यानी पश्मीना ऊन के बारे में बात करी जिससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। अब बात करते हैं डल झील। तो डल झील में शिकारा एक तरह की नाव होती है, उसको हम शिकारा बोलते हैं। बकरवाल होती हैं बकरी चराने वाले। कश्मीरी लोग जो है वो खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, दुकान या बेकरी से खरीदते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे और बीच में चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। तो हाउस बोट भी क्या होती है? एक तरीके से नाव के ऊपर यानी इस प्रकार की नाव होती है कि वो एक तरीके से हाउस की तरह लगती है। उसी को हम बोलते हैं हाउस बोट। तो ये 80 फुट तक तो लंबी होती है हाउस बोट और चौड़ाई जो होती है वो इनकी 8-9 फुट तक होती है। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिगसॉ पजल जैसी दिखती है। यानी जो हाउस बोट होती है उनकी छतों पे इस तरह की डिजाइन बनी होती है या फिर जो बड़े घर होते हैं जो उनके छतें होती हैं उन पर भी इस तरह की डिजाइन बनी होती है जिसको हम बोलते हैं खत्म बंद, जो कि जिगसॉ पजल जैसी दिखती है।
श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में लकड़ी के डोंगों में कई परिवार रहते हैं। तो ये सब पानी में रहने वाली चीजों की बात हो रही है। नाव हो गई, जिसे शिकारा बोलते हैं, आपकी हाउस बोट हो गई, आपकी डोंगे हो गई, सब आपकी डल झील में और श्रीनगर में जब पानी नदी वगैरह है, तालाब वगैरह है, इस तरीके के यहाँ पर लोग इनमें रहते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। जिस तरह चांगपा अपने बनाते हैं ना अपने जानवरों को रखने के लिए, जिसको हम बोलते हैं क्या, लेखा। तो उसी तरीके से यहाँ पर घर देखने को मिलते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत कैसी होती है, ढलवा होती है। जो आपके हमने पहले देखा था कि जो आपके लद्दाख में जो घर थे उनकी छतें कैसी थी, वहां पे छतें जो थी वो समतल थी, यानी वहां पे मिर्च मसाले आदि सुखाने के लिए उनका प्रयोग होता था। यहाँ की जो छतें होती हैं आपकी कश्मीर की, वहां पे छत बनाते हैं आपकी ढलवा। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियां। ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नजारा बढ़िया दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 14, भुज गुजरात कच्छ में आया भूकंप, जो कि 26 जनवरी 2001 में आया था। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये कहानी जो है वो एक लकड़हारे की और एक बालशिते यानी एक काल्पनिक कैरेक्टर बनाया गया था, बालशिते जिसका नाम था, उसी की ये कहानी है उन दोनों की। ये लिखी थी आपकी जाकिर हुसैन, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती हैं। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। हवा गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, चीज घड़ी की दिशा में घूमती हुई दिखाई देती है। ठंडी हवा जो होती है भारी होकर नीचे जाती है, चीज घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद कर सकते हैं कि नॉर्मल सी बात है कि जब गर्म हवा होगी तो वो हल्की होकर ऊपर उठेगी, जब हवा जो है वो ठंडी होगी तो वो क्या होगी, भारी होकर नीचे की ओर जाती है। इतना याद रखने की चीज है इसमें। पार्ट 16, स्टालिन के, इनका नाम है स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड। ये इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इंडिया अनटच्ड। गोरेगांव जो है आपका महाराष्ट्र में है, वर्धा जो है वो भी आपका महाराष्ट्र में है, शोलापुर भी आपका महाराष्ट्र में। नारायण भाई देसाई, बचपन का नाम इनका बावला था। गांधी जी के करीबी महादेव भाई देसाई की ये बेटे की किताब है, जिसका नाम था संत चरण रज सेविताम सहज। ये इन्होंने एक पुस्तक थी जो लिखी थी महादेव भाई देसाई के बेटे नारायण भाई देसाई ने। गांधी जी का भजन वैष्णव जन तो तेणे कहिए। पार्ट 17, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, ये मुंबई में है आपका। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन, ये आपका मुंबई में है। पार्ट 18, सिंदूरी गांव आपका महाराष्ट्र में और आपका खेड़ी गांव भी आपका महाराष्ट्र में। तो जब सभी बच्चे चुप हो जाते हैं तब कक्षा में शांति होती है, लेकिन कई आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। ऐसे में सन्नाटा नहीं होता है। तो शांति में और सन्नाटा में यही अंतर है। जैसे मान लीजिए आप कक्षा में बैठे हुए हैं और आप बच्चों से कहते हैं कि आप बच्चे सारे बच्चे शांत हो जाइए, तो सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। लेकिन कक्षा के बाहर जो है आपको शोर सुनाई दे रहा है, तो आप कह सकते हैं कि कक्षा में तो शांति है लेकिन सन्नाटा नहीं है। अब बात करते हैं कि हम आप कक्षा में बच्चों से कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, तो बच्चे सारे शांत हो गए और बाहर भी से भी, कक्षा के बाहर से भी आपको कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कक्षा के अंदर भी शांति है और कक्षा के बाहर भी शांति है, तो टोटल कहेंगे कि पूरी तरीके से सन्नाटा हो गया है ये। तो शांति में और सन्नाटा में यही अंतर है। आगे बढ़ते हैं। डामर कोलतार खोली जो है वो एक कमरे की रहने की जगह, जिसको हम खोली कहते हैं। पार्ट 19, बानगाम गुजरात में है। डेहरी गांव भी आपका गुजरात में है। सूखी लौकी के बीजों को नीम की पत्तियों में रखने से कीड़ा नहीं लगता है। ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा करके सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधियू। यानी गुजरात में एक तरीके का ये व्यंजन है जिसको इस तरीके से बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऊंधियू। तो ऊंधियू का गुजराती में मतलब होता है उल्टा। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां खाई जाती हैं। तो ये आपकी गुजरात में फेमस है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंचुए वाला ये क्वेश्चन हर बार आ जाता है आपका, तो ध्यान से आपको देखना है और सुनना है इसको कि केंचुए जो है वो जमीन में छेद करते हैं और इनके मल से भूमि उपजाऊ बनती है। दो तरह का काम करते हैं, तो जमीन में छेद करते हैं, यानी मिट्टी को जमीन को क्या कर देते हैं, पोली कर देते हैं ये। और दूसरा, इनके मल से जो है वो भूमि उपजाऊ बनती है। आगे बढ़ते हैं। क्रोटोन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती हैं,
जब इसके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो पता चलता है कि बाड़ी के इस भाग को पानी की आवश्यकता है। तो क्या होता है कि क्रोटॉन की जो जड़ें होती हैं वो पानी जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती हैं। तो जो आपकी मुख्य फसल होती है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, क्रोटॉन के जो पौधे हैं वो लगा दिए जाते हैं। जब क्रोटॉन के जो पौधे हैं वो मुरझाने लगते हैं तो पता चल जाता है कि जो हमारी मुख्य फसल है उसको भी पानी की जरूरत है, कि वहां पे आपका जो भाग है वो सूखा पड़ गया है। तो इस तरीके से ये क्रोटॉन का जो पेड़ है बहुत आपका खेती के लिए, किसानी के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। बाली से बाजरे को थ्रेशर मशीन के द्वारा अलग करते हैं। बाली से बाजरे को थ्रेशर मशीन द्वारा अलग किया जाता है। तकनीक बड़े-बड़े औजारों और मशीनों तक ही सीमित नहीं है। कोई भी तरीका या प्रक्रिया भी तकनीक हो सकती है। आपने कोई तरीका निकाला, आपने कोई प्रक्रिया निकाली किसी काम को करने के लिए, तो उसको भी हम तकनीक कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि औजार और मशीनों का आपने कोई इन्वेंशन किया है तो उसी को तकनीक कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं पार्ट 20। झारखंड के आदिवासियों की भाषा कुड़ुक। झारखंड के जो आदिवासी हैं उनकी भाषा कैसी है? कुड़ुक है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। विशनपुर गांव आपका झारखंड में है। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन एक संस्था है। तो कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ होता है जंगल। जंगल को कुड़ुक भाषा में तोरांग बोला जाता है और उसका हिंदी में मतलब होता है आपका जंगल। अब ये जंगल अधिकार कानून 2007 ये क्या कहता है आपका? ये कहता है कि जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीजों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ही ग्राम सभा करे। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में एक टीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं उसे एक टीन जमीन बोलते हैं। यानी एक टीन बीज हमने ले लिए और उसको हमने इतनी जमीन पे बोया है, और जिस जितनी जमीन पे वो बो पाए हैं उन बीजों को, तो उनको हम बोलते हैं, उस पूरी जमीन को हम बोलते हैं एक टीन जमीन। ये इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें ये वाला क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। अब बात करते हैं झूम खेती के बारे में। फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट झूम खेती का इसमें से क्वेश्चन आते ही आता है आपका। ध्यान से सुनना है, देखना है आपको। फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। यानी एक जमीन पे आपने खेती कर ली, उसके बाद उसको हम कई सालों तक ऐसे ही छोड़ देंगे, दोबारा उस पर खेती नहीं की जाएगी, किसी और जमीन पे खेती की जाती है उसके बाद में। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि इस जगह जो बांस से जंगल हो जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर क्या करते हैं, जला देते हैं। और उसकी जो जब जलाते हैं तो राख बन जाती है और वो राख जो है वो खाद का काम करती है। आगे का पॉइंट है कि जब खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज को छिड़क देते हैं। यानी जोतते नहीं है उस खेतों को, या फिर जो जमीन है उसको जोता नहीं जाता है, बस केवल हल्की ऊपर की जो मिट्टी की जो परत है उसको उसको हल्के से हिलाकर बस क्या करते हैं, उसमें बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। यानी एक ही तरह की फसल जो नहीं उगाई जाती है, कई तरह की फसल उगाई जाती हैं। उनमें से चावल जो होती है वो मुख्य फसल होती है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। चिराव नाच भी करते हैं। यह बात हो रही है आपकी मिजोरम की, जहाँ पे होती है झूम खेती। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। तो ये जब फसल कट जाती है तो चिराव नाच करते हैं, उसमें इस तरीके का नाच किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं पार्ट 21। पोलियो जो है वो जन्मजात बीमारी नहीं है, ये एक जीवाणु से फैलती है। तो ये आनुवंशिक बीमारी नहीं है, ये जो है आपकी जीवाणु से फैलती है। गगरोर मेंडल का जन्म जो है वो 1822 में ऑस्ट्रिया में गरीब किसान परिवार में हुआ था। वे एक मठ में एक मंक मुनि बनकर रहे थे। 7 साल इन्होंने मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए थे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है आपका पार्ट 22 है। पूरण पोली जिसे बोलते हैं चने की दाल की मीठी रोटियां, इसको बोला जाता है पूरण पोली। मुकादम क्या होता है? मुकादम होता है आपका कर्ज वसूल करने वाले। तो दोस्तों ये आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है आपकी क्लास थर्ड की, फोर्थ की एंड फिफ्थ की थ्योरी। और जो आज हमने पढ़ी है फिफ्थ क्लास की थ्योरी, उसके हम अगली वीडियो में करने वाले हैं रिवीजन क्वेश्चन। तो आप लोग अगली वीडियो भी जरूर देखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। और आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।